नमस्कार, एशिया न्यूज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में गिनीज बुक होल्डर सुहानी शाह मौजूद हैं। आइए बातों का सिलसिला कुछ उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले सुहानी ये बताओ कि अपने बारे में बताओ कि बचपन कहाँ गुजरा, किस तरह से आप लोगों का, और इस फील्ड में फिर कैसे आई। सबसे पहले तो आपको विजय जी और कुर्बावासियों को मेरा नमस्कार। बचपन की अगर बात करें तो बड़ा ही बेहतरीन बचपन में मानती हूँ मेरा रहा है। ऐसे देखो तो बचपन था ही नहीं वो, लेकिन और दूसरी तरह से देखो तो ऐसा बोल सकती कि बचपन बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हुआ है मेरा मेरे करियर के लिए। क्योंकि जब मैं 4-5 साल की थी तभी से मुझे हमेशा से कुछ अलग करना था। जैसे अगर छोटे बच्चे एक तरीके के कपड़े पहन रहे तो मुझे वो नहीं पहनने, कोई बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैं बोलूंगी अच्छा मुझे वो नहीं बनना। तो जो सब बच्चे कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगी। ठीक उसी तरह जब टीवी पे जब मैंने जादू देखा तो बड़ा एक एक्साइटमेंट होता है ना जब बच्चे जादू देखते हैं, तो वही तरीके का एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी पैदा हुआ। और जब भी मैं कोई टीवी पे जादू के प्रोग्राम देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी आता है। तो एक शौक चढ़ गया कि मुझे जादू करना है। तो मैंने मेरे पिताजी को एक दिन जाके बोला कि मुझे जादू में शौक है और मुझे करना है। तो पहले थोड़ा ध्यान नहीं दिया, फिर उनको फिर से जाके बोला मेरे को जादू करना है, तो उन्होंने भी थोड़ा सीरियसली लिया। और बड़ी लकी हूं मैं क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हुए। अच्छा। नहीं तो 6 साल की बच्ची कोई बोलती है कि जादू करना है तो शायद पेरेंट्स ध्यान भी ना दे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ध्यान दिया। और मेरे जो पिताजी है उन्होंने पूरी बहुत मदद करी एक टीम तैयार करने में। जैसे बोलते हैं ना, लाइट मैन, म्यूजिक मैन, कोरियोग्राफर, असिस्टेंट, जो हाँ, वो तमाम लोग जो उसमें जी पूरी ट्रिक्स बनवाना। तो एक करीबन वो पूरी टीम बनाई गई मेरे पिताजी माताजी के द्वारा। और 6 महीने तक हमने रिहर्सल करी होगी। और 6 महीने की रिहर्सल के बाद 7 साल की उम्र में 22 अक्टूबर को 97 में मैंने मेरा पहला मैजिक शो किया। और वो भी बहुत अच्छी बात थी कि पहले ही शो में उस वक्त हमारे गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे और पूरी जो मिनिस्ट्री थी वो चीफ गेस्ट थी। तो शुरुआत भी मेरे को बहुत अच्छी मिल गई, बहुत प्रोत्साहन मिल गया, लोगों ने सपोर्ट कर लिया और बस दौर शुरू हो गया। सुहानी, अगर अपन बात करें कि स्टार्टिंग में जो सीखने की बात थी, तो सीखने में कोई तो ऐसा आपका जब आपने शुरू किया होगा कि कोई ऐसा मॉडल होगा, रोड मॉडल होगा जिसको देखकर नहीं, मैं अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं उससे 20 कर सकती हूँ, 19 तो नहीं कर सकती। कोई ऐसा तो रोड मॉडल होगा। अगर ऐसा बात है कि इससे बेटर करना है तो मेरे को तो हर कोई मेरे पास दिखता था, मुझे उससे बेटर करना था। मेरा भाई था 5 साल था बड़ा मुझसे। वो भी जादूगर है? नहीं, वो जादूगर नहीं है, लेकिन वो जो करता था मुझे उससे बेटर करना था। तो मेरे घर में वैसे जादूगर कोई नहीं है। और अगर रोल मॉडल की बात करो तो मेरा आज तक कोई रोल मॉडल रहा ही नहीं, और ना मैंने बनाया, और ना मेरी वो सोच बनी कि मुझे किसी को रोल मॉडल बनाना है। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से सुनते आए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। ये माइंड में ऐसे बैठा हुआ है मेरे। बिल्कुल। तो क्या होता है, अब अगर मैं किसी व्यक्ति को देख के उसको रोल मॉडल बनाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई इम्परफेक्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, उसको अपना रोल मॉडल बना रही हूँ। तो वैसा मैं क्यों करूँ अपने साथ। तो एक वैसी विचारधारा बन गई है। तो मैं मानती हूँ कि सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेसेस होती है, सबकी अपनी अच्छाइयाँ होती है, खामियां होती है। हमको सबको देखना है, जिसके अंदर जो अच्छा लगा, जो क्वालिटी हमको लगती है यार मेरे अंदर नहीं, उसके अंदर बहुत अच्छी है, उसमें से वो क्वालिटी हमको लेनी है, सीखनी है, अपने अंदर वो डेवलप करनी है और अपने आप को बनाते जाना है। चाहे ये जादू के क्षेत्र में हो या कोई भी और काम मैं अपने जीवन में करती रहूं। भविष्यवाणी जो करती हैं आप, वो कैसे कर पाती हैं? उसके पीछे का क्या लॉजिक रहता है? भविष्यवाणी करना अब तो ऐसा लग रहा है मुझे मेरा शौक हो गया, क्योंकि बहुत करने लग गई हूँ मैं। और ये बेसिकली मेरा एक शुरुआत हुई थी मेरे जादू के एक्ट की तरह। अच्छा। एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट मैंने तैयार किया था, जिसमें जो आज भी मैं मेरे शोज में दिखाती हूँ, जहाँ पर मैं शो के पहले ही शो में क्या होने वाला है वो एक लिफाफे के अंदर बंद करके रख देती हूँ और शो में सामने लोगों के लगा देती हूँ। और बाद में वो लिफाफा खोला जाता है और पता चलता है कि क्या मेरी भविष्यवाणी सही थी या नहीं। और पूरे एक्ट के दौरान, पूरे वो जो एक्ट होता है जब वो चल रहा होता है, वो लोगों के सामने ही रहता है। अब ये शुरुआत हुई थी एक एक्ट की तरह, जो हम पहले 10-15 मिनट के लिए शो पे दिखाते थे। अच्छा। लेकिन अब मुझे वो इतना अच्छा लगने लग गया और मेरा प्रैक्टिस इतना हो गया और चीजें इतनी सही आने लग गई है। तो एक ड्रीम था मेरा कि मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रिडिक्ट करूं। तो मैंने धीरे धीरे वो भी करना शुरू करा। तो अभी जब हमने हमारे MP साहब का बर्थडे था तो मेरे को लगा कि चलो इसको अब एक बड़े स्थल पे करते हैं। इसलिए मैंने इस दिन ट्राई किया कि मैं जो 2 जुलाई, ये 30 जून की बात थी, तो 2 जुलाई का जो न्यूज़पेपर का हेडिंग है मैं कोशिश करी थी कि वो प्रिडिक्ट कर पाऊं।
और जो मुझे प्रेडिक्शन मिल भी रहा था वो भी बहुत अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि वो जो मैंने प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करी थी वो भी एक उत्तराखंड के लोगों में कुछ मौत होने वाली है वो भविष्यवाणी थी। तो कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसी भविष्यवाणी करके ऐसी खबरें लिखते हो, बिल्कुल आप क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि वो सच आ जाए, पर आपके मन में वो बातें आती है। प्राकृतिक आपदा है वो तो जी। कभी भी हो सकती तो मुझे भी था कि मैं भी जब लिख रही थी मुझे बहुत हो रहा था कि ये होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है, क्या ये भविष्यवाणी सही होगी नहीं होगी। लेकिन एक ऑफकोर्स एक मैजिक ट्रिक भी है उसके अंदर, एक बहुत सस्पेंस भी क्रिएट होता है, बहुत कंसंट्रेशन की भी बात है। तो बड़ी वो एक ऐसी ट्रिक है जो मैं बहुत बहुत मेहनत के बाद कर पाई थी इस बार। जादू के काम में आगे क्या भविष्य की स्थिति दिखती है? मतलब मेरे बारे में बात करें या जनरल मैजिक जनरल फील्ड की में बात जो करें? अमूमन एक तो ये बहुत रेयर होता है कि कोई लड़की या महिलाएं जादू के क्षेत्र में आए, लेकिन ये वाकई बहुत आश्चर्य वाली बात भी है कि एक छोटी सी बच्ची 7 साल से शुरू करती है और आज 12 साल फिर कोरबा के प्लेटफॉर्म पे आकर कोरबा को फिर अपने जादू के मुंह पास में फंसा लेती है। तो जादू का जो भविष्य है क्या दिखता है? अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो मैं ये मानती हूँ कि पहले से तो काफी बेटर हुआ है। मतलब मेरे को आज 18 साल हो गए जादू करते करते। तो जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैजिक का इतना मुझे भी कोई फील्ड नहीं दिखता था, मेरे को शौक था इसलिए मैंने शुरू किया था। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा, लेकिन इतना करती गई कि आज प्रोफेशन में बदल गया। आज लोग पहचानने लग गए मुझे जादूगर की तरह। लेकिन तब मैं नहीं मानती थी इतना स्कोप, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत, जैसा आप बोल रहे महिलाएं प्लस जादू, तो मैं खुद जब छोटी थी मैंने बहुत सुना कि अरे यार ये तो लड़की है, जादू करती है, स्कूल नहीं जाती, क्या करेगी। ऐसी भाषा मैंने भी बहुत लोगों से सुनी भी है। नहीं, जैसे पहले होता था जादूगर मतलब एक अजीब सा चेहरा, एक अजीब सा गेटअप सामने आता था, उसमें फिर एकदम से आपका आना और फिर आज इस स्तर पे पहुंचना, इसका भविष्य और कितना उज्जवल हो सकता है, खासकर सुहानी का। देखिए जादू की बात करें तो मैं बोलती हूँ पहले से काफी बेटर हुआ है। 10 साल पहले से अगर आज कंपेयर करो तो बहुत, क्योंकि आज आप बड़े बड़े लेवल पे, आप टेलीविजन पे आज जादू देखने लग गए, मेन स्ट्रीम मेन चैनल्स पे आज जादू आने लग गया है। उसमें दो चीजें है, एक फील्ड भी थोड़ा बेटर हुआ है, उसके अलावा जादूगर भी थोड़े इंप्रूव होने लग गए। क्योंकि आज हम देखते थे, आज 10 साल पहले जादूगर लोग जो दिखा रहे थे अगर आज भी वही दिखाएंगे तो लोगों को एज इट इज पसंद नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंडली टीवी का एक्सपोजर इतना हो गया है कि शादी हो, गाना हो, नाच हो, आपको सब टीवी पे देखने को मिल जाता है। बिल्कुल। और मैजिक एक लौती ऐसी कला है जो मैं मानती हूँ कि उसको देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए आपको टीवी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि टीवी पे कुछ गायब होते हुए दिखेगा तो लगेगा डायरेक्टर ने किया, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने कुछ देखते हैं, भले वो छोटा सा सिक्का ही क्यों ना गायब हो, वो एक बहुत मजा आती है। तो जादू एक ऐसी कला है जिसमें आज भी ये क्षमता है जो लोगों को लाइव मजा दे सके, पहली बात। दूसरी बात, वो चीजें इंप्रूव होती जा रही है। आई थिंक बहुत धीरे इंप्रूव हो रही है जादू के लिए, लेकिन हो रही है। 10 साल से आज बहुत बेटर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी बेटर होगा। जहां तक मेरी बात है, आई थिंक लोगों ने मुझे जादूगर की तरह पहचान लिया है। मतलब अगर मैं आज जादू के अलावा बहुत सी दूसरी चीजें करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आज मेरा क्लिनिक चलता है, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं किताबें लिख चुकी हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन आज भी लोग अगर बुलाते तो जादूगर सुहानी के नाम से बुलाते हैं। तो आई थिंक एक रिश्ता बन गया है मेरा जादू से और लोगों का मेरा जादूगर सुहानी के नाम से। तो मैं तो उसे कंटिन्यू करूंगी। आज एक बोलते ना जादू एक कीड़ा है जो मेरे अंदर घुस गया है, तो अब वो रहना ही है। चलो बिल्कुल, ये दौड़ता रहे, अच्छी बात है। और इसके अलावा एक चीज ये कि भारत में इसको एक अलग जादू, इसको कहीं न कहीं आगे थोड़ा सा अंधविश्वास से भी लोग थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, तंत्र मंत्र से भी जोड़ते हैं इसको। तो आप भारत के अलावा विदेशों में भी इस अपना शो कर चुकी हैं। पहले तो ये बताएं कि कहाँ कहाँ कर चुकी हैं, और भारत और जो विदेश में किस तरह का आपको अंतर दिखाई देता है? इंडिया के बाहर मैं बहुत जगह पे किया है, यूएसए, बहरीन, मालदीव्स, थाईलैंड, मतलब बहुत सारी जगह पे किया हुआ है। अब अंतर बहुत है, बहुत। सबसे पहली बात तो हम भी जो शो दिखाते हैं उसमें ही बहुत अंतर है। जो शो मैं यहाँ पे इंडिया में दिखाती हूँ वो करीबन 2.5-3 घंटे का शो होता है, जिसमें जादू के साथ साथ बहुत ड्रामा, मस्ती, नाच गाना, जैसे पिक्चर होती है ना, पूरा मसाला होता है। तो हमारे शो में भी पूरा 3 घंटे का मसाला डालते हैं। जबकि अगर हम यही शो जब हमको बाहर ले जाना होता है इंडिया के बाहर, तो पूरा शो 1.5 घंटे में आता है और उसमें प्योरली सिर्फ मैजिक होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता है, कोई नाच गाना नहीं, कुछ नहीं। लोगों का जादू का शो देखना तो वो सिर्फ जादू देखना चाहते हैं, तो एक बहुत डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हिंदी में होता है, वहाँ पे इंग्लिश में होता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और क्राउड, अगर पीपल पर्सपेक्टिव की बात करें कि कुछ अपने भारत में और बाहर क्या डिफरेंस है, तो
इंडिया के बाहर जो मैंने देखा, जैसे हम अमेरिका जाते हैं, लास वेगस जाओ या थाईलैंड में जाओ, तो वहां पे जब लोग जादूगर देखते हैं, वहां पे जादूगर मतलब एक सुपरस्टार, जैसे आप एक पिक्चर का हीरो होता है, वो जादूगर की वहां पे वो वैल्यू है। लेकिन अगर आप माइकल जैक्सन को भी अगर आप देखो तो उनके घर के अंदर एक पूरा मैजिक का कमरा था, इतना शौक था उनको मैजिक का। तो एक हॉलीवुड पे जाते हो तो दे आर लाइक बिग सुपरस्टार्स और मैजिशियंस आए हैं, यू नो। तो और यहाँ पर लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर एक कलाकार की तरह देखते हैं, जबकि वहां पे इज मोर ऑफ एन आर्टिस्ट। तो एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे लेवल ऑफ मैजिशियंस भी बहुत अच्छा है। जो हम यहाँ पे मैजिशियंस को मैं बोलती हूँ कि यहाँ हमारे देश में जो जादूगर लोग हैं उनको भी अपनी कला को बेटर करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो वो उनको भी इम्प्रूव करेंगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट भी लोगों से मिलना शुरू हो बिल्कुल सही बात है सुहानी। अगर जैसे कोई अगर नया बंदा या नए लोग आज की जनरेशन अगर जादू सीखना चाहे तो आपके हिसाब से उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहले तो मैं हमेशा मानती हूँ कि हर कला है ना इंसान अपने अंदर लेकर आता है। तो अगर उसको पहले तो पहचाना है क्या उसके अंदर जादू की कला है, क्योंकि कला सिखाना सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मुझे सचिन तेंदुलकर को बोला होता कि आपको सिंगर बनना है तो संभव नहीं होता। तो वही बात है, अगर आपके अंदर को आपको पता है अगर आपके अंदर जादू की कला है तो आपको थोड़ा बहुत तो वैसे ही कहीं ना कहीं आप पकड़ लेते होंगे। बिल्कुल। उसके अलावा आज की तारीख में सीखना ना, मैं बोलती हूँ हम इस ऐसी जनरेशन में है जहाँ हर फील्ड में एक्सपोजर है और हर फील्ड का लर्निंग इंटरनेट से अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जादू भी हो तो आप इंटरनेट से सीख सकते हो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। उसके अलावा बहुत सारे कुछ जादूगर लोगों से आप मिल सकते हो जो सीख सकते हैं। मुझे लोग बहुत बार बोलते हैं कि आपको जादू की स्कूल खोलनी चाहिए, कि आपको लोगों को सिखाना चाहिए ताकि ये जो कला है ये कभी मरे नहीं, ये जागी रहे, ये और प्रमोट करो आप इसको और एनकरेज करो। तो मेरा मानना है कि मैं तो कभी किसी को जादू नहीं सिखाऊंगी, ना कोई जादू की स्कूल खोलूंगी। और उसके लिए उसके पीछे मेरा बहुत छोटा सा लॉजिक है कि फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कोरबा में आज आई हूँ तो मैंने कोरबा के एक शिविर रख दिया जहां पर मैं बच्चों को मैजिक सिखा रही हूँ। अगर समझो वहां पे 500 बच्चे आ गए जिनको मैंने मैजिक सिखाया, पॉइंट ये है कि ये 500 बच्चे जादू दिखाएंगे किसको, क्योंकि बाकी सारे 500 को भी तो जादू आ गया। तो जादू जितना लोग कम सीखे और जितने कम जादूगर बनेंगे उतना ही मैजिक आगे बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को जादू आएगा उतना मैजिक घट जाएगा, मतलब वो आर्ट मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे कॉलेज खोल दिए जाएंगे तो बहुत सारे इंजीनियर बन जाएंगे, इसलिए बहुत कम इंजीनियर बनाओ। नहीं देखो, इंजीनियर की बात अलग है क्योंकि वो जितना बांटेंगे बढ़ेगा, जादू जितना बांटेंगे घटेगा। देखो आज अगर आपको पता चल गया लड़की किस तरह से गायब होती है, आपको जादू दिखने का मजा नहीं आएगा, ठीक है। यानी जितने कम लोगों को पता चले लड़की कैसे गायब होती है उतना जादू का आर्ट रहेगा। अगर पता चलने लग गया तो द मैजिक इज गॉन, तो आर्ट पूरा मर जाएगा। पढ़ाई नहीं की इसके बावजूद 5 किताबों को आपने लिख लिया, मतलब ये कैसे संभव होगी? संभव तो हम तो जादूगर है, हमारा काम ही असंभव चीजें करना। मैं वो भी जादू से लिख लिए? नहीं पहली के बाद स्कूल नहीं गई मैं, क्योंकि मैं जादू की शो करना शुरू कर दिया था मैंने, तो ट्रैवलिंग मेरा बहुत हो गया था तो स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन जब मैं 13 साल की थी तब तक मुझे अनुभव काफी अच्छा हो गया था। मतलब 13 साल की उम्र पे भी मुझे करीबन 6-7 साल का अनुभव था। और क्योंकि आप जादू के क्षेत्र में होते हो तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। इस प्रकार जैसे लोग आपको बोलते कि भी मेरे घर पे चोरी हुई, आप जादू से बता सकते हैं चोरी किसने करी है। कोई बीमार हो तो मुझे आके बोलता आप जादू से हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। मतलब ऐसे मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे जब मैं लोगों के साथ बैठ के उनको समझाना पड़ा है कि बाबा कि जो रोग है ना वो आपके सिर्फ मानसिक रोग है, ना जादू से ठीक नहीं सकते, क्योंकि जादू सिर्फ एक कला है। अब कभी कभी मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंसेस इतने बेहतरीन हो गए थे, ऐसे मेरे को अनुभव मिले, तो मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे आके बोला कि बेटा तू किताब क्यों नहीं लिखती तेरे अनुभवों पे। मैंने कहा यार तो बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ा मजा आएगा मुझे, लिखूंगी तो मैं लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। लेकिन तब आया था मेरा सबसे बड़ा बोलते ना डिफिकल्टी, एक चौराहे पे आके खड़ी हो गई कि पता नहीं क्या करूं, क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ और तब मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ, हम घर पे हिंदी बोलते हैं, पर मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती थी। और लिखने में मुझे इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि पहली तक गई थी स्कूल, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। तो अगर किताब लिखूं तो कौन सी भाषा में लिखूं, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ लाइफ में। तो जब 13 साल की भी थी तब मैंने कहा किताब लिखना छोड़ो, पहले पढ़ना सीखो। तो तब जाके मेरे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, गणित, विज्ञान और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने स्टडी खुद से ही शुरू किया। पिताजी किताब लाके देते थे, कहीं पर भी जाते थे, मैं पढ़ती रहती थी। कुछ डिफिकल्टी आती थी तो किसी से भी सीख लेती थी, क्योंकि किसी को भी मुझसे तो ज्यादा ही आता था। तो ऐसे सीख लेती थी। और फिर जब मुझे लगा कि ठीक ठाक मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो पहली किताब लिखी,
पर तभी भी मुझे मेरी पहली किताब इतनी अच्छी नहीं लगी थी। ऐसे तो मैंने 6 किताबें लिखी है, पब्लिश 5 करी है। Okay. उसके बाद दूसरी किताब लिखी, फिर वो अच्छी हुई, फिर वो एक किताबों का भी दौर फिर शुरू हो गया। काफी अच्छी बात ही है। और गिनीज बुक होल्डर जो आप होल्डर हैं, ये खिताब कब और कहाँ, वजह क्या थी जो आपको मिला? गिनीज बुक में मैं 99 की बात है, मैं अमेरिका में मेरे शोज कर रही थी, तो वहां पर उनकी नजर में शायद मैं आ गई थी तब। और टीम आई थी उनकी शो देखने कि इतनी छोटी लड़की कोई है तो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो जो किताब मिला था वो था मुझे कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्रोफेशनल मैजिशियन। मतलब छोटी तो बहुत लोग कर लेंगे, कुछ भी ऐसे ही दिखा दो, लेकिन जो प्रोफेशनल शोज कर रही है उस हिसाब से तो उनको एक बहुत चाइल्ड प्रोडिजी लगा था कि ये कुछ अलग ही चीज है कि इतनी छोटी उम्र में कोई इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, एक्ट करना, इतना समझ के सीख के करना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तब जाके उन्होंने मुझे वो किताब दिया था, मुझे वो सर्टिफिकेट मिला था। क्या आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं? हाँ जी, मेरा क्लिनिक चलता है गोवा में। जो मेरी किताबें लिखी है वो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी पे ही लिखी थी मैंने किताब, और अभी भी आगे जो लिखी है उन्हीं पे है। तो जब किताबें लिखने लग गई तो लोगों ने बहुत लेक्चर्स के लिए बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर बन गई किसी तरह। तो जब लोगों ने लेक्चर के लिए बुलाना शुरू कर दिया तो मैं भी जाने लग गई, लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि जब आप एक लेक्चर देते लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत उत्साही हो जाते हैं, पर वो उत्साह सिर्फ 2-4 घंटे रहता है, उसके बाद वो फिर से जीरो पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मुझे संपर्क करना था उनकी चीजों को लेकर, तो मुझे लगा कि मुझे कोई जगह चाहिए जहां मैं लोगों को मिल सकती हूँ। तो गोवा में मैंने मेरा क्लिनिक खोला, जहाँ मेरे थेरेपी सेंटर पूरा चलता है। मेरे अलग अलग थेरेपी रूम्स है, मैं हूँ, मेरे अलग ट्रेनीज है, पूरा एक बहुत बड़ा एक सेंटर है जहाँ पर मेरा रोज के क्लाइंट्स रहते हैं। जब भी मैं गोवा होती हूँ एवरी डे मैं हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज, न्यूरो फीडबैक, जितने भी मानसिक चीजें होती है उन सब की मैं उन सब रोगों का मैं इलाज करती हूँ। उसके अलावा खाली उतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है तो लोग आते हैं। इसको भी अभी तो 9 साल हो गए। तो एक चीज ये आता है कि अगर पिछले 9 साल के आंकड़ों को देखें तो क्या लगता है आपको कि मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है कि कम हुए हैं? बढ़े हैं। वजह क्या है? डेफिनेटली बढ़े हैं, एंड मेरा मानना है कि आगे बढ़ने ही वाले हैं। इनफैक्ट मैं आज सुबह ही हमारे कोरबा की एक स्कूल में थी, डीएवी में थी शायद। Okay. हाँ, डीएवी में। तो वहीं पे हम प्रिंसिपल से हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से जो हमारी स्टडी बताती है, साइकोलॉजिस्ट की जो हमारी स्टडी बताती है कि आज से 10, 15, 20 साल बाद जो बिगेस्ट डिजीज या बिगेस्ट इलनेस जो होगी, जैसे हम बोलते हैं आज कैंसर सबसे बुरा यही है, आज से 10-15 साल बाद जो सबसे बड़ा रोग होगा वो होगा डिप्रेशन। ना कि कैंसर के, ना कि कोई डायबिटीज या कुछ और, डिप्रेशन होगा जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है हम गैजेट से ज्यादा करीब होते हैं, अपने आप से ज्यादा दूर होते हैं। जितना अपने आप से दूर होते हैं उतना हमारा खुशी कम होगा, उतना हमारा दुख ज्यादा बढ़ता है। हम लोगों से हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है आज वो हैम्पर होने लग गए। हम कम्युनिटीज और लोगों के साथ कम रहते हैं, फेसबुक ट्विटर पे ज्यादा रहते हैं। हाँ, उसी का नतीजा है कि स्टेशन में बैठे रहो तो 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग अपने अपने रहते हैं। मैं देखती हूँ, मैं कुछ लोगों के गेस्ट के हमको बुलाते हैं, हम कहीं जाती हूँ, मैं देखती हूँ माँ उधर फोन पे, पापा इधर फोन पे, बेटा टीवी देख रहे हैं, बेटी कंप्यूटर पे। मतलब एक जो कनेक्शन है वो नहीं रहा। आज एक टाइम था बच्चे बाहर जाके गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलते थे, आज वो सब नहीं रहा। सो आई थिंक ये जो है हमारा जो अपने आप से डिस्कनेक्ट बढ़ रहा है वो बहुत कारण है, वो बहुत बड़ा कारण है। और तब जाके मुझे लगता है, जैसे मैं बोलती हूँ, जरूरी नहीं कि लोग जब बीमारी होती है तब मेरे पास आते हैं। बहुत लोग इन सब चीजों को लेकर आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, बिजनेस में लॉस हो रहा है, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, मैनेजमेंट नहीं आ रहा कि किस तरह से अपने टाइम को यूज करे, नहीं पता कि किस तरह से अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। मतलब आज जो छोटी छोटी पहले प्रॉब्लम्स होती थी आज वो मेजर बनने लग गई है लोगों के लिए। शायद यही वजह है कि हमारे देश में जो है आत्महत्या के जो रेशियो बढ़ा है, बहुत बढ़िया है, वो एक कारण, वन ऑफ द मेजर रीजंस। तो ऐसा क्या किया जाए जिसमें ये चीजें कम हो सके? आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैं बोलती हूँ कि खुद को पहचानना और खुद के साथ बात करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका में हमारे अंकल आंटी के ज्यादा करीब है लेकिन अपने आप से ज्यादा दूर रह गए। तो आई थिंक ये चीजें हमको बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, मॉर्निंग में कोई एक्टिविटी करी, एटलीस्ट दिन में आधा घंटा अपने साथ बिताना बहुत जरूरी है। और जब मैं बोलती हूँ अपने साथ बिताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आधा घंटा खाना बना रही हूँ तो अपने साथ हूँ, कि मैं आधा घंटा ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो अपने साथ है। जब मैं बोलती हूँ अपने साथ मतलब कि जब हम हमसे बात करें
जब हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे पाए, ना कि मुझे नहीं पता। ठीक बात है। तो एक बोलते हैं ना, एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, खुद का कंसंट्रेशन, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 साल के बाद एक बार फिर से आप इस शहर में हैं। 12 साल पहले और अभी आपको क्या अंतर आया, और हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या अंतर, मतलब मेरे अंदर क्या अंतर आया? शहर में क्या अंतर आया? मेरे को सच्ची बताओ तो कोरबा जगह तो नहीं, पर लोगों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा मुझे मजा इस चीज में आई है कि कोरबा, जब से मैं कोरबा आई हूँ, हर व्यक्ति या कोई बच्चा हो या बड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिसमें मैं होम टाउन बोलते हैं ना, बहुत सारे बात आप अपने खुद के घर जाते हो, आपको कैसा फील होता है। मेरे को ऐसी फीलिंग आई है जैसे 12 साल पहले मैं मेरे घर में थी और 12 साल बाद मैं फिर से मेरे घर पर आई हूँ। क्योंकि कोई भी मुझे मिलता है, मुझे बोलता है मैम हम जब 3rd स्टैंडर्ड में थे हमने आपको तब देखा था। अरे पता है मैं तो 12 साल पहले आपकी स्टेज पर आई थी। मतलब जैसे कोई मेरा छोटा भाई मिल रहा है या कोई छोटी बहन मिल रही है, मेरे कोई अंकल आंटी मिल रहे हैं, इतना घरेलू फीलिंग आ रहा है मुझे कोरबा में। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे कोरबा के, मतलब बड़ा प्यार है यहाँ के लोगों में, बिल्कुल। भूलते नहीं है। या और कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैंने आपको 2 साल पहले देखा था, 3 साल पहले देखा था। एक्चुअली उन्होंने मुझे देखा था 12 साल पहले, लेकिन लग रहा है उनको याद ही नहीं है कि वो 12 साल हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो हमने 2-3 साल पहले इनको देखा था। बिल्कुल बनवास काट के ही बैठे हुए हैं पूरा। तो मतलब मुझे इतना एकदम लविंग फीलिंग आ रही, इतनी घरेलू फीलिंग आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बार बार कोरबा आना चाहिए। मतलब आई हैव जस्ट लव्ड द प्लेस, आई हैव लव्ड द सिटी। मैं जितना विजिट कर रही हूँ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मतलब एक नए शहर आ रही हूँ, कि मैं 12 साल बाद कहीं आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरा ही शहर है। मैं रहती भी जब तो होटल में या मैं शो करने जाती हूँ तो लोगों से भी मिलती हूँ, मैं मिलती भी ऐसे जैसे बाबा ये तो मेरा ही शहर है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। बहुत प्यार दिया है कोरबा के वासियों ने, मुझे बहुत इज्जत दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस पर खरी उतरूं। बिल्कुल। इस खास मुलाकात में हमारे साथ में थी सुहानी, और इसी तरह का प्रेम सुहानी के साथ बना के रखे रहें। लेकिन अब उम्मीद ये करेंगे हम लोग कि अब ये अगला 12 साल का वनवास ना काटे, बहुत जल्दी आए। और इसी के साथ ही मैं आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।